हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स और ऑयल सीड्स के क्रॉपिंग पैटर्न को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के क्रॉपिंग पैटर्न की। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती क्या हैं। तो बेसिकली ऐसी क्रॉप्स जो ह्यूमन कंजम्पशन या फिर ऑर्नामेंटल पर्पसेस या फिर मेडिसिनल यूज़ के लिए कल्टीवेट की जाती हैं, इस तरह की क्रॉप्स को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। और इन टोटल 7 टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जिसमें शामिल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, हनी, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस और फ्लावर्स। और अगर पूछा जाए कि हमारे देश के कौन से वो स्टेट्स हैं जहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, तो इनमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल और फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र। इनफैक्ट हमारे देश में जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं उसका 13% उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, 11% मध्य प्रदेश में, 10% वेस्ट बंगाल में और 8% महाराष्ट्र में। इसका मतलब हमारे देश में जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं उसका 39% तो सिर्फ इन 4 स्टेट्स में ही प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के पिछले 10 साल के एरिया अंडर कल्टीवेशन और प्रोडक्शन को कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के अंदर हॉर्टिकल्चर का एरिया अंडर कल्टीवेशन था 24 मिलियन हेक्टेयर्स और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बढ़कर ये हो गया है 28 मिलियन हेक्टेयर्स। और अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का टोटल प्रोडक्शन था 277 मिलियन मेट्रिक टन और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बढ़कर ये हो गया है 353 मिलियन मेट्रिक टन। तो इसके बेस पर हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर का पिछले 10 साल में एरिया अंडर कल्टीवेशन और प्रोडक्शन दोनों बढ़ा है। इनफैक्ट अगर हम लोग हर एक इंडिविजुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैटेगरी की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग हर एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैटेगरी का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 10 सालों में बढ़ा है, एक्सेप्ट एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स। और अगर बात की जाए एरिया अंडर कल्टीवेशन की तो एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स जो है वो लगभग स्टेबल रहा है। डाउनवर्ड येलो आइकन बेसिकली ये शो कर रहा है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट जो है वो थोड़ा सा डिप हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप नहीं हुआ है। इसके अलावा जितनी भी दूसरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप कैटेगरीज हैं उनमें आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा है। और जब भी हम लोग एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करते हैं तो हनी का एरिया अंडर कल्टीवेशन कभी भी रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि शहद के जो छत्ते हैं वो जनरली पेड़ों पर लगते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर लगते हैं और कई जगह पर बी कीपिंग होती भी है, लेकिन वो एरिया बहुत ही नेग्लिजिबल है इस समय। बट इस पूरे डिस्कशन के बेस पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हॉर्टिकल्चर जो है वो इस समय इंडिया में राइज पर है और सिर्फ पिछले 10 सालों से नहीं बल्कि लिबरलाइजेशन यानी 1991 के बाद से ही हॉर्टिकल्चर हमारे देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ का ड्राइविंग फैक्टर बना हुआ है। और इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1991 में हमारे देश का जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जीडीपी था उसके अंदर हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% था, लेकिन आज की डेट में हमारे देश के पूरे एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़कर हो गया है 32%। इसका मतलब ये कि अगर फार्मिंग में अगर कहीं पैसा है तो वो है हॉर्टिकल्चर के अंदर। यानी किसी भी किसान को अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ही ग्रो करना चाहिए। अब यहाँ पर जितनी भी ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं इनको भी आपस में कंपेयर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के समय में इनमें से कौन सी क्रॉप कितने एरिया में कल्टीवेट हो रही है और टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर कैटेगरी की कितनी हिस्सेदारी है। तो इस टेबल के बेस पर इस चीज़ को आसानी से समझा जा सकता है कि सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में से ये जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में कल्टीवेट हो रही हैं और हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, विच इज़ 58%। और दूसरे नंबर पर हमारे देश में जिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप को सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है वो है फ्रूट्स, और प्रोडक्शन के मामले में भी बस ये वेजिटेबल्स से ही पीछे हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उनके एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़े एरिया के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। और क्योंकि हमारे देश में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इन टोटल 28 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर ग्रो किया जाता है और वेजिटेबल्स का एरिया है 40%, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे देश में वेजिटेबल्स को 11.1 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर ग्रो किया जाता है। फ्रूट्स को 25% एरिया में यानी 7.1 मिलियन हेक्टेयर्स में, स्पाइसेस को 17% एरिया में यानी 4.9 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर, और प्लांटेशन क्रॉप को भी 16% एरिया में ग्रो किया जाता है, तो ये हो गया 4.6 मिलियन हेक्टेयर्स।
और जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ 1% एरिया के अंदर फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है, यानी 0.3 मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर, और 0.7% एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स को, यानी 0.2 मिलियन हेक्टेयर्स में। इसके अलावा बच गया हनी, जिसका एरिया रिपोर्ट किया ही नहीं जाता। अब थोड़ा एनालिसिस मोड में आते हैं। हम लोगों ने कहा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो टोटल प्रोडक्शन था फाइनेंशियल ईयर 2014 में, वो था 277 मिलियन मेट्रिक टन, और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक बढ़कर ये हो गया 353 मिलियन मेट्रिक टन। इसका मतलब ये कि इन 10 सालों में टोटल प्रोडक्शन जो है वो 27.4% इंक्रीज़ हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में हॉर्टिकल्चर इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे बेसिकली 4 कारण बताए जाते हैं: इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीज्ड ईल्ड। तो देखो, बात यह है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं वो फूड ग्रेन से महंगी होती हैं, और अगर किसी देश के अंदर ज़्यादातर लोग लो इनकम ग्रुप के हैं तो उनका ज़्यादातर कंजम्पशन फूड ग्रेन्स का होता है, ना कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। और लिबरलाइजेशन से पहले हमारे देश में कुछ इसी तरह की स्थिति थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ, और इसी वजह से हमारे देश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई। और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। और आप इस बात को भी समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रो करने वाले फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अपने खेतों में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ही लगाने लगे। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो होती हैं वो हाईली पेरिशेबल होती हैं, मतलब ज़्यादा समय तक आप उनको खुले में ऐसे ही नहीं रख सकते। अगर आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की लाइफ को बढ़ाना है तो आपको कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होगी, और बहुत ही अच्छी लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ की। और पिछले 20 सालों में हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पहले से भी ज़्यादा फार्मर्स हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं। इनफैक्ट फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है। 2017 में फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम किसान संपदा योजना को शुरू किया था। इस स्कीम में ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो फूड प्रोसेसिंग और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब्सिडीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही थी। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, लेकिन हॉर्टिकल्चर के राइज के पीछे एक कारण ये भी है कि हॉर्टिकल्चर की ईल्ड जो है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और वो इसलिए क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कई सारी हाई यील्डिंग, डिजीज़ रेजिस्टेंट और हाइब्रिड वैरायटीज़ जैसे टिश्यू कल्चर्ड बनानाज और हाइब्रिड टोमेटोज़ जैसी इम्प्रूव्ड सीड वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स और ड्रिप फर्टिगेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ड्रिप फर्टिगेशन बेसिकली ड्रिप इरिगेशन जैसा ही होता है, लेकिन उसके वाटर के अंदर ही फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह फर्टिलाइज़र तो एफिशिएंटली यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ पेस्ट मैनेजमेंट के और बेहतर तरीके इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और बायो पेस्टिसाइड्स। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और इसकी वजह से क्रॉप डैमेज भी कम होता है, और इस तरह हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ईल्ड बढ़ जाती है। तो ये थे वो कारण जिसकी वजह से हमारे देश में हॉर्टिकल्चर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को भी समझा था कि अगर फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कल्टीवेट करना चाहिए। इनफैक्ट इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी इस चीज़ को कहा गया है कि इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वो एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की तरह इमर्ज कर रहा है, जो कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट शेयर किया गया है जहां पर बताया गया है कि इंडिया फ्रेश ग्रेप्स का एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, और इस साल हम लोगों ने 3,460 करोड़ रुपए के फ्रेश ग्रेप्स एक्सपोर्ट किए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और मिज़ोरम में ग्रो होते हैं। इनफैक्ट जितने भी ग्रेप्स हमारे देश में ग्रो होते हैं उसके 67% महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ग्रेप ग्रो करने की वजह से महाराष्ट्र के नासिक के जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रेप्स ग्रो कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, और एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो ग्रेप्स हैं उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसों में बिकते हैं। और बताया गया है कि इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर यहाँ के जो रूरल यूथ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ग्रेप फार्मिंग की तरफ, और ग्रेप की ऑप्टिमल क्वालिटी इंश्योर करने के लिए वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स को।
नाशिक की एक ग्रेप स्टोरी दर्शाती है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और कलेक्टिव एफर्ट से किसी भी रीजन की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज किया जा सकता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप से जुड़े काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन सभी चैलेंजेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं अनइवन वेदर कंडीशन से। तो बेसिकली बात यह है कि फूड ग्रेन्स की अपेक्षा वेजिटेबल्स को अनइवन वेदर और अनटाइमली रेनफॉल से ज़्यादा नुकसान होता है। इसका मतलब ये कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करने में ज़्यादा रिस्क है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही पेरिशेबल नेचर के होते हैं। इसकी वजह से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि माल मार्केट में बेचने से पहले ही फार्मर्स के पास ही सड़ जाए। और प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी स्टोरेज अवेलेबिलिटी हमारे देश में है उसमें से 70% स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ आलू के लिए बनाई गई है। बाकी के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनके लिए स्टोरेज कैपेसिटी की हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा स्कैर्सिटी है। और इसके अलावा सिचुएशन ये है कि हमारे देश में जितने भी हॉर्टिकल्चर फार्म्स हैं उसमें से लगभग 70% हॉर्टिकल्चर फार्म्स के अंदर इरिगेशन की प्रॉपर व्यवस्था है ही नहीं, वो सिर्फ बारिश के भरोसे हैं। और इसीलिए हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस के ऊपर रिस्क हमेशा बना रहता है। और दिक्कत की बात यह है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जितनी भी पेस्ट और डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ही लिमिटेड है। इनफैक्ट ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं ही नहीं। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जैसे तैसे अगर किसान हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रोड्यूस भी कर दें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसके सामने आती है लिमिटेड मार्केट एक्सेस की। और जो छोटे मोटे किसान हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना माल किसी ट्रक में भरकर एपीएमसी मार्केट्स या फिर किसी मंडी में जाकर अपना माल बेच पाएँ। उन्हें अपना माल बेचने के लिए किसी न किसी मिडलमैन का सहारा लेना होता है जो उनकी क्रॉप को औने पौने दाम पर खरीदते हैं। हालांकि इसके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं जैसे ई-नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर फार्मर्स डायरेक्टली अपनी क्रॉप को बायर्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसान किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओज के साथ जुड़ जाता है तो डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप उसकी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि किसानों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। इनफैक्ट ये बात तो आप मानोगे ना कि जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है उससे रिलेटेड नॉलेज, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट फार्मर्स तक पहुंचनी चाहिए। और इससे रिलेटेड सरकार को कुछ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को रन करना चाहिए। और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च और फार्मर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, इनको कहा जाता है एक्सटेंशन सर्विसेज। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में इस तरह की एक्सटेंशन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से फार्मर्स को ना तो नई टेक्नोलॉजीज़ का पता चलता है और ना ही बेस्ट प्रैक्टिसेस का। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।